मेरे सम्मानित देशवासियों और प्यारे छात्रों, आज हमारा भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जूझ रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए एकांतवास ही सर्वोत्तम उपाय है। देश में चल रहे लॉकडाउन में आप सभी पूर्ण निष्ठा, संयम एवं अनुशासन के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। सभी के साथ एक निश्चित दूरी बनाए रखें। भागदौड़ भरे जीवन में अचानक आए इस ठहराव को सकारात्मक परिणाम की तरफ मोड़ने में हम सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अपने अंदर कुंठित होते मानवीय मूल्यों में फिर से नव चेतना का प्रवाह करें। इन फुर्सत के पलों में बच्चों को अच्छे संस्कार देकर विखंडित हो रहे समाज को सभ्य, सुशील और मानवीयता से पोषित करने में अपना योगदान दें। अपनी दिनचर्या में योग को स्थान देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली खाद्य सामग्री को भी समाविष्ट करें। बदले हुए माहौल का सामना पूरे धैर्य के साथ करें व इससे तालमेल बिठाएं। विश्वास रखें कि हम सब दूर से एकजुट होकर इस महामारी से शीघ्र ही छुटकारा पा जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपना धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नीरज कुमार, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, भारतीय इंटर कॉलेज नंगले मंदौड़, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फोर्स यानी कि वैद्युत आवेश तथा उनके बीच में लगने वाले बलों के बारे में। प्रायः हम ये देखते हैं कि जब हम अपने सूखे बालों से कंघा निकालते हैं और एक बार निकालने के बाद जब उसे वापस अपने बालों के पास लाते हैं तो उसमें एक चटकदार आवाज होती है। ये आवाज क्यों होती है? ये आवाज इसलिए होती है कि जब हम अपने बालों से कंघा निकाल रहे होते हैं तो घर्षण के कारण उन दोनों वस्तुओं यानी कि कंघे और बालों पर आवेश आ जाता है, यानी कि दोनों आवेशित हो जाते हैं। लेकिन आवेशित होने के बाद क्या होता है कि जब हम वापस उस आवेशित कंघे को अपने बालों के पास लाते हैं तो वो आवेश दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं और उस समय वो चटकदार आवाज करते हैं, यानी कि जो उस समय ऊर्जा या एनर्जी उनके बीच में है वो वहां पर क्षीण हो जाती है। ने देखा कि जब हम एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो वहां पर दोनों सिल्क और ग्लास रॉड दोनों आवेशित हो जाते हैं। लेकिन वो आवेशित हुए क्यों? क्योंकि जब हम सिल्क रॉड, सिल्क कप के कपड़े और ग्लास रॉड को आपस में रगड़ते हैं तो ऐसे में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। यहां घर्षण के कारण ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के ऊपर चले जाते हैं, जिसके कारण ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जबकि सिल्क के कपड़े के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। ऐसा ही उसने पाया कि जब हम एक एबोनाइट की रॉड को फर यानी कि रुएं के साथ रगड़ते हैं तो वहां भी आवेश आता है, लेकिन यहां पहले से विपरीत स्थिति होती है। यहां ऐसा होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स फर यानी कि रुएं से निकलकर एबोनाइट रॉड के ऊपर आ गए हैं। यदि हम दो ग्लास रॉड जिन्हें दोनों को सिल्क के साथ रब किया गया था यानी कि घर्षण किया गया था, जब हम उन्हें पास लाने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल करते हैं। ऐसा ही एबोनाइट रॉड में भी पाया गया कि जब हम दो ऐसे फर के साथ यानी कि रुएं के साथ रगड़ी हुई एबोनाइट रॉड्स को पास लाने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल करती है। लेकिन जब एक ग्लास रॉड को एक एबोनाइट रॉड के पास लाने की कोशिश की जाए तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत सारी वस्तुओं के साथ किए गए और बाद में ये कंक्लूजन निकाला गया कि आवेश यानी कि चार्ज दो तरह के हुए, एक ऐसा जो कि ग्लास रॉड के पास आया और एक ऐसा जो कि एबोनाइट रॉड के पास आया। अब उसी से आगे हम बात करनी शुरू करेंगे कि आखिर ये जो चार्ज है यानी कि वैद्युत आवेश है, इसे होता क्या है। तो वैद्युत आवेश एक
किसी भी वस्तु की एक ऐसी प्रॉपर्टी यानी कि ऐसा गुण है कि यदि किसी वस्तु के पास वो है तो वो दूसरी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल आरोपित कर सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु के पास वैद्युत आवेश नहीं है तो वो दूसरी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल आरोपित नहीं कर सकता है। तो यदि आवेश है तो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल लगेगा, और यदि नहीं है तो वो नहीं लग सकता। अब जैसा कि फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट में हमें पता लगा कि ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चार्ज। यदि इस विद्युत आवेश के मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक कूलाम है, जिसे हम प्रायः C से निरूपित करते हैं। अब वैद्युत आवेश के गुण क्या है ये हम जानेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जानेंगे। सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी यानी कि इसका गुण यही है कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। इसकी दूसरी गुण यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में हमने अभी जाना कि यदि दो वस्तुओं पर एक समान प्रकार का आवेश होगा तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, और यदि विपरीत प्रकार का आवेश होगा तो वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करती है। जैसा अगर हम इस चित्र को देखें तो यदि इस चित्र में हम दो समान यानी कि प्लस की तरह के चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर बाहर की तरफ बल लगाएंगे यानी कि वो प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसा ही तब होगा यदि दो वस्तुओं के पास एक ही तरह का नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि यदि ऋणात्मक चार्ज होगा तो भी ऐसा ही होगा कि वो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल करेंगी। लेकिन इसके विपरीत यदि दो वस्तुओं पर अपोजिट यानी कि विपरीत तरह का आवेश यानी कि चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। अब तीसरा इसका गुण है वैद्युत आवेश का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब यह है कि हम कभी भी चार्ज यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न यानी कि प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही कभी नष्ट यानी कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या ऐसा कैसे हुआ, फिर हमने ये कैसे कह दिया कि वैद्युत आवेश आया? तो बेटे हर चीज, अगर आप ध्यान दें, हर चीज एटम से बनी है और एटम के पास बराबर संख्या में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि शुरू में वो इलेक्ट्रिकली यानी कि वैद्युत के टर्म्स में न्यूट्रल है। लेकिन जब हम घर्षण करते हैं तो घर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले गए, जिसे हमने कहा कि वस्तु आवेशित हो गई। यानी कि ना ही वो आवेश हमने उत्पन्न किया है, ना ही वो आवेश हमने कहीं डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट किया है, उसे तो केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया है। यही वैद्युत आवेश का संरक्षण है। अगली इसका गुण आता है वैद्युत आवेश का क्वांटम प्रकृति। क्वांटम प्रकृति यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कहते हैं कि जब भी किसी वस्तु पर आवेश आएगा, यदि किसी वस्तु पर आवेश आता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि पूर्ण गुणज के बराबर ही होगा। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं तो या तो उसके ऊपर 1 गुना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या 2 गुना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या 3 गुना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही आवेश आ सकता है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कभी विखंडित नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन सबसे सिंपल सा पार्टिकल है, या ये कह दें कि इलेक्ट्रॉन इनडिविजिबल है, उसे हम तोड़ नहीं सकते। तो जब भी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या किसी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो या तो 1 या 2 या 3 यानी कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में ही आएंगे। तो इससे जो हमारा समीकरण बनता है वो कहता है कि Q इक्वल टू या Q बराबर प्लस माइनस n गुणा E। यहाँ पर Q उस वस्तु पर आया हुआ आवेश है और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश होता है, और n ये कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से स्थानांतरित किए गए या उस वस्तु के ऊपर स्थानांतरित किए गए। इससे हमें पता लगता है, यानी कि किसी भी वस्तु पर जब भी कुल आवेश आएगा तो वो Q बराबर NE के फॉर्मूले के अनुसार ही आएगा।
यहाँ प्लस और माइनस दोनों दिखाए गए हैं, इनका भी विशेष महत्व है। प्लस का मतलब प्लस आवेश तब आएगा जब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हों, और माइनस आवेश तब आएगा जब उसे इलेक्ट्रॉन दिए गए हों। तो ये क्वांटाइजेशन का या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का महत्व है यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं कूलाम के नियम पर। अभी हमने बात की कि दो वस्तुएं जिन पर कुछ आवेश है, यदि उन्हें हम कुछ दूरी पर रखते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकती है और प्रतिकर्षित भी कर सकती है। वो कितने बल से आकर्षित करेंगी, कितने बल से प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल करेंगी, ये नियम दिया कूलाम ने। तो कूलाम ने कहा कि जब भी किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निकालना हो, तो उस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होगा, वो दोनों आवेशों की मात्राओं के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको समझेंगे हम ध्यान से। सबसे पहली बात तो यह है कि कूलाम ने यह कहा कि ये जो कूलाम का नियम है ये बिंदु आवेशों के ऊपर लगना चाहिए। बिंदु आवेश किन्हें कहेंगे? बिंदु आवेश उन्हें कहा जाता है जहां जिस वस्तु पर आवेश मौजूद है उस वस्तु का त्रिज्या या उस वस्तु का जो डायमीटर या रेडियस है वो उन दो वस्तुओं के बीच की दूरी के नगण्य यानी कि बहुत कम होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि वस्तु की त्रिज्या या वस्तु का जो डायमीटर या रेडियस कहा जाए, जिसे उसके साइज के नाम से जाना जाता है, वो उन दो वस्तुओं के बीच की दूरी के मुकाबले उनके कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए, तो तभी हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। तो इसने कहा कि अब ये जो दो वस्तुएं हैं, ये जो भी अपने अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करेंगी उसका परिमाण, ये ध्यान रखेंगे कूलाम का नियम केवल और केवल परिमाण बताता है, ये दिशा नहीं बताता है। उसका परिमाण दोनों आवेशों की मात्राओं के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब पहली बात को लेते हैं, यानी कि जो बल लगा वो दोनों आवेशों की मात्राओं के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हुआ। तो इसे यदि हम देखें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के बराबर आया। और यदि दूसरी बात देखें तो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r² के बराबर है। यदि हम इन दोनों समीकरणों को आपस में मिला दें तो हमारे पास जो नया समीकरण बना वो है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r², या हम इसे लिख सकते हैं कि F बराबर K Q1 Q2 बटे r², जहां K एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट है। इससे आगे की बात करें तो ये जो K है ये निर्वात के लिए A1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर लिखा जाता है, और जिसका मान 9 गुना 10 की घात 9 यानी कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। अब यदि हम इस K के मान को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से चेंज कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। यहाँ जो ये एप्सिलॉन 0 यानी कि एप्सिलॉन 0 है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहलाती है, और इसका मान 8.86 गुना 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी कि 8.86 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन यदि हमने उन आवेशों को निर्वात यानी कि वैक्यूम में नहीं रखा बल्कि किसी माध्यम में रख दिया, जैसे कि तेल के अंदर रख दिया या किसी और वस्तु के अंदर रख दिया, पानी के अंदर रख दिया, तो यदि उस माध्यम का परावैद्युतांक K है यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो वहां पर उन दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल का फार्मूला बदल जाता है। अब ये फार्मूला F के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा K, यहाँ ध्यान देंगे ये के परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, और गुणा Q1 Q2 बटे r² के बराबर होगा।
तो यहां से यदि हम चाहें तो इस परावैद्युतांक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं कि हम F बराबर K बराबर F बटे F के, इस तरह से एक फॉर्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। या ये कह दें कि यदि हम किसी माध्यम में आवेश को रखेंगे तो F के का मान F बटे K, यानी कि किसी माध्यम में आवेशों को रखने से उनके बीच लगने वाला बल F बटे K यानी कि 1 बटे K गुना कम हो जाता है। तो ये इस परावैद्युतांक का यहाँ महत्व है। लेकिन कूलाम का नियम में ये आपने बात ध्यान दी कि यह केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है, जबकि इसमें निकलने वाला बल यानी कि फोर्स तो एक वेक्टर यानी कि सदिश राशि है। तो इसका मतलब यह है कि हमें इस कूलाम के नियम को सदिश स्वरूप में लिखना चाहिए, यानी कि कूलाम लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो आपने अभी ये देखा कि दो वस्तुओं जिनके ऊपर यदि कोई आवेश है वो एक दूसरे को या तो आकर्षित करती हैं या प्रतिकर्षित करती हैं। यदि हम चित्र के अनुसार देखें तो वो अगर आकर्षित करती हैं तो उन्हें जो बल की दिशा है वो आप देख सकते हैं दो वस्तुओं को जोड़ने वाली लाइन के अनुसार ही लग रही है, और यदि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करें तो भी वो दिशा इनको जोड़ने वाली लाइन के अनुसार ही लगेगी, यानी कि बल की दिशा हमेशा दो वस्तुओं को जोड़ने वाली लाइन के अनुरूप ही लगती है। तो यदि हम इस दिशा को मात्रक मानते हुए और आगे इसमें दिशा दिखा दें यानी कि बल में दिशा लगा दें तो हमारा कूलाम का नियम सदिश रूप यानी कि वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया कि F को जब वेक्टर यानी कि सदिश फॉर्म में लिखना हो तो हमने लिखा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर गुणा R कैप। अब ये जो R कैप यानी कि R यूनिट वेक्टर है ये उस दिशा को प्रदर्शित करता है जो Q1 और Q2 दो आवेशों को जोड़ने वाली लाइन है। लेकिन आप सभी ने पढ़ा है कि R कैप यानी कि R यूनिट वेक्टर तो वेक्टर R बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R से कैलकुलेट किया जाता है। तो यदि हम इस ऊपर के फॉर्मूले में R कैप की जगह ये R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर R लिख दें तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला होगा वो होगा F वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R क्यूब गुणा R वेक्टर, यानी कि जो नीचे मैग्नीट्यूड R था वो तो R स्क्वायर के साथ गुणा हो गया और ऊपर जहां R कैप लगा था वहां वेक्टर R आ गया। तो ये दोनों ही स्वरूप जो हमने लिखे हैं ये कूलाम लॉ को वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप में लिखने के फॉर्मूले हैं। इसके बाद बात आती है अध्यारोपण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। ये कब लगता है? ये उस समय लगता है जब हमें किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला वैद्युत बल बहुत सारे आवेशों के कारण निकालना हो यानी कि कैलकुलेट करना हो। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्थिति क्या बनती है पहले से देखें कि ये कहता क्या है। ये कहता है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो यानी कि कोई ऐसा निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश रखे हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर यानी कि उस एक निकाय में किसी एक आवेश पर यदि आप लगने वाला कुल बल ज्ञात करना चाहें तो उस बल का जो मान होगा वह बाकी सभी आवेशों के लगने वाले बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। यानी कि जिस एक आवेश पर आपको बल निकालना है उस आवेश पर बाकी सभी आवेशों ने कितना कितना बल लगाया यदि वो अलग से ज्ञात करके और उन सब बलों का फिर वेक्टर योग यदि हम कर दें तो हम उस आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। यही अध्यारोपण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। अब मान लीजिए एक निकाय में बहुत सारे चार्ज यानी कि बहुत सारे आवेश Q0, Q1, Q2, Q3, बहुत सारे आवेश किसी R0 वेक्टर, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर अलग अलग जगह रखे हैं और हमसे कहा जाए कि जो Q0 आवेश है इस पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करें। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम कहेंगे कि जो F0 है यानी कि Q0 आवेश पर लगने वाला कुल बल है
वो वेक्टर योग यानी कि वेक्टर समूह हुआ किन किन के वजह से, कि Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, और इसी तरह से n आवेश बलों तक जोड़ते चले जाए। यानी कि F0 वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन अप टू F0n वेक्टर। यानी कि अगर सीधा सीधा समझा जाए तो पहले तो हमें यह देखना है कि इस Q0 पर बल कहां से आया। तो Q0 पर बल लगाएगा Q1, Q0 पर बल लगाएगा Q2, Q0 पर बल लगाएगा Q3, और इसी तरह जितने भी आवेश हैं वो सभी बल लगाते रहेंगे। तो जितने भी बल वहां लगे उन सभी बलों का हमने यहाँ वेक्टर योग कर दिया। और यदि हम उन सभी बलों के फॉर्मूले लिखते चले जाएं, जैसे F01 यानी कि 0 और 1 के बीच लगने वाला बल, तो उसके लिए हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 गुणा Q1 यानी कि दोनों आवेशों का गुणनफल, और बटे R10 यानी कि दोनों के बीच की दूरी का क्यूब, और गुणा R10 वेक्टर। इसी तरह यदि हम F02 को लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 गुणा Q2 दोनों का गुणनफल कर दिया, बटे R20 क्यूब यानी कि दोनों के बीच की दूरी का क्यूब, और गुणा R20 वेक्टर। इसी तरह हमने सारे बलों को जोड़ दिया और इन्हें वेक्टर योग किया गया है। तो इसे यदि हम एक सिंपल सी फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि F0 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा Q0 यानी कि जिसके ऊपर हम जिस आवेश के ऊपर हम बल निकाल रहे थे वो समेशन यानी कि सिग्मा से बाहर आ गया, गुणा Q0, और फिर समेशन किया गया QI बटे RI0 क्यूब गुणा RI0 वेक्टर। यहाँ QI समेशन हो रहा है यानी कि जुड़ रहे हैं ऐसे सभी टर्म, जिसमें QI का मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे बनता चला गया। नीचे RI0 का मतलब है R10 क्यूब, R20 क्यूब, R30 क्यूब, और RI0 वेक्टर का मतलब है R10 वेक्टर, R20 वेक्टर, R30 वेक्टर एंड सो ऑन। तो ऐसे सभी समीकरणों को हम, ऐसे सभी चीजों को हम जोड़ दें तो हमारे पास कूलाम्ब का नियम वेक्टर फॉर्म में किसी एक आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान ज्ञात कर सकता है। धन्यवाद।